फ्रेंड्स, मैं विलासा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीसी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। चलिए दोस्तों, बिहार की सीरीज में आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, हम लोगों ने पढ़ लिया था वैशाली तक। अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बज्जी संघ को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा इसे। देखिए, बज्जी संघ इतिहासकारों द्वारा बुद्धकालीन राजनीतिक समाज में, जो बुद्ध काल का राजनीतिक समाज था, उसमें 10 गणराज्यों की चर्चा की गई है। बुद्ध काल के समय में कितने राजनीतिक समाज में कितने सारे गणराज्य की चर्चा की गई है दोस्तों? तो 10 गणराज्य की चर्चा की गई है। इन 10 गणराज्यों में बज्जी संघ सर्वाधिक प्रतिष्ठित गणराज्य था। ठीक है दोस्तों, बज्जी संघ जो था वो सर्वाधिक प्रतिष्ठित गणराज्य था। जैन तथा बौद्ध साहित्य में भी बज्जी संघ का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा, बज्जी संघ किस समय का था? तो बुद्धकालीन राजनीतिक समय का था। ठीक है, और जैन तथा बौद्ध साहित्य में भी बज्जी संघ का उल्लेख मिलता है। भौगोलिक रूप से ये गंगा के उत्तर में नेपाल की तराई तक विस्तृत था। ये जो उत्तर बिहार आप देख रहे हैं ना दोस्तों, तो इसमें गंगा के उत्तर में नेपाल का जो ये तराई वाला भाग है ना, यहाँ तक ये विस्तृत था। ठीक है, उसके बाद बज्जी संघ में संभवतः 8 सदस्य थे। बज्जी संघ में कितने सदस्य थे? तो 8 सदस्य थे, जिन्हें अष्टकुल कहा जाता था, जिनमें बज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक एवं विदेह सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। ठीक है दोस्तों, तो ये बज्जी संघ के मतलब इसमें 8 सदस्य थे, जिनमें जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है बज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक और विदेह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। वाल्मीकि नारायण, वाल्मीकि, रामायण, महाभारत तथा अनेक पुराणों में वैशाली का उल्लेख किया गया है। कौटिल्य ने लिच्छवी हेतु राज शब्दोपजीवी संघ का प्रयोग किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। कौटिल्य जो थे, जिन्होंने वो अर्थशास्त्र लिखा था, उन्होंने राज शब्दोपजीवी संघ का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? तो ये लिच्छवी के लिए किया था। किसके लिए दोस्तों? इन्होंने लिच्छवी के लिए ये शब्द का प्रयोग किया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए, मगध नरेश अजातशत्रु ने बज्जी संघ को पराजित करके मगध साम्राज्य में मिला लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको ध्यान में रखिएगा। जो मगध के राजा थे अजातशत्रु, मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने क्या किया था? बज्जी संघ को हरा के और इसे मगध में मिला लिया था। मगध के राजा अजातशत्रु ने बज्जी संघ को पराजित कर दिया और इसे मगध में मिला लिया था। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि किसने बज्जी संघ को अपने में मिलाया था? तो उसको मगध के राजा अजातशत्रु ने स्वयं में मिलाया था। देखिए, बज्जी संघ के कुल 8 सदस्य के बारे में देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि 8 सदस्य हैं अष्टकुल। तो देखिए, एक है बज्जी, एक है लिच्छवी, एक है ज्ञात्रिक, एक है विदेह जो मिथिला का भाग, एक है उग्र हथिहत ग्राम, एक है भोग जो भोग नगर है, एक है कुरु जो कि हस्तिनापुर में है, और एक है इक्ष्वाकु जो कि अयोध्या में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आते हैं अंग वंश के बारे में। ठीक है, जो अंग राज्य था वहाँ का, बिहार का। तो देखिए, अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिला है। ध्यान देंगे, ये तो याद भी हो जाएगा। अ से अंग और अ से अथर्ववेद। अंग का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिला है दोस्तों? अथर्ववेद में मिला है। अंग राज के संस्थापक अंग नामक राजकुमार थे। इन्होंने अपने नाम पे इसका राजवंश का नाम अंग रख दिया था। यह क्षेत्र मगध तथा राजमहल की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ये क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? तो मगध और राजमहल की पहाड़ियों के बीच में ये स्थित है। और राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो झारखंड में वर्तमान में ये राजमहल की पहाड़ियाँ आती है। उसके बाद है अंगराज की आरंभिक राजधानी मालिनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो ये अंगराज था, इसकी जो शुरुआत की राजधानी थी वो थी मालिनी। बाद में इसकी राजधानी चंपा हो गई, जिसे चंपावती भी कहा जाता है। ठीक है, वैनसांग ने इन स्थानों को चेनेप्पो नाम से संबोधित किया है। जो वैनसांग यात्री आए थे चाइना से, जो मतलब हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, उन्होंने चंपा को किस नाम से संबोधित किया है? चेनप्पो। ठीक है,
उसके बाद हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार, देखिए हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार द्वारा अंग को अपने राज्य मगध में मिला लिया गया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अजातशत्रु ने बज्जी संघ को स्वयं में मिलाया था और जो हर्यक वंश के राजा बिंबिसार हैं उन्होंने अंग को अपने में मिला लिया था। ठीक है दोस्तों, बिंबिसार ने अंग को अपने मगध में मिला लिया था, जिससे बिहार का एकीकरण हो गया। अंग महाजनपद में आधुनिक बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले शामिल है। तो देखिए अभी जो आप वर्तमान में मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र देख रहे हैं ना, वो प्राचीन बिहार के अंग महाजनपद का क्षेत्र था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ वैशाली के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसे हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वैशाली के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व में सर्वप्रथम गणतंत्र की स्थापना वैशाली में हुई थी। जो दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र है ना, वो वैशाली में इसकी स्थापना हुई थी 750 ईसा पूर्व। कब हुई थी दोस्तों? तो 750 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, उसके बाद महावीर ने वैशाली में चतुर्मास व्यतीत किया था। जो भगवान महावीर थे उन्होंने वैशाली में चतुर्मास व्यतीत किया था। वैशाली के लिच्छवियों का उल्लेख गुप्तकालीन अभिलेखों में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान दीजिएगा। जो वैशाली का लिच्छवी था ना, इसका उल्लेख गुप्त काल के अभिलेख में किया गया है। उसके बाद वैशाली गौतम बुद्ध की प्रिय नगरी थी। जो भगवान बुद्ध थे उनकी प्रिय नगरी वैशाली को ही माना जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 383 ईसा पूर्व में वैशाली में काला अशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई। तो आप लोग को पता होगा ना कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो उनमें जो दूसरा वाला बौद्ध संगीति था वो वैशाली में ही करवाया गया था। किसके शासनकाल में? वहाँ वैशाली के जो शासक थे काला अशोक, उनके शासनकाल में। प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली को वैशाली की नगरवधु की पदवी प्रदान की गई। जो बहुत बड़ी नर्तकी थी आम्रपाली, वो वैशाली की नगरवधु थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने वैशाली प्रवास के दौरान आम्रपाली के यहाँ भोजन किया था तथा आम्रपाली ने बौद्ध संघ को उद्यान समर्पित किया था। ठीक है, उन्होंने वैशाली के यहाँ ही भोजन किया था महात्मा बुद्ध ने, और आम्रपाली ने क्या किया था? बौद्ध संघ को उद्यान समर्पित कर दिया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोगों ने अंग देख लिया था, अब हम लोग मगध का उत्कर्ष देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, मगध का उत्कर्ष। देखिए मगध नाम का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिला है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिला है? तो अथर्ववेद में मिलता है। वैदिक साहित्य में मगध के लोगों हेतु ब्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, मगध जो वैदिक साहित्य था ना, वैदिक साहित्य, वैदिक पीरियड के साहित्य सब, उसमें मगध के लोगों के बारे में कौन सा शब्द लिखा गया है? ब्रात्य शब्द। कौन सा शब्द है दोस्तों? ब्रात शब्द, जिसका अर्थ होता है पतित। ठीक है, पता नहीं क्यों उन्होंने पतित की संज्ञा दी थी हम लोगों को, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है। तो मगध में जो अथर्ववेद में बोला गया कि जो इस एरिया के लोग हैं उनको ब्रात्य कहा गया, और इसका अर्थ होता है पतित। ठीक है, मगध राज्य का उल्लेख महाभारत में मिलता है। मगध राज्य का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? महाभारत में भी मिलता है। महाभारत के अनुसार गंगा के दक्षिणी भाग में मगध तथा उत्तरी भाग में विदेह राज स्थित है। जो ये जैसे ये मान लीजिए गंगा है, तो महाभारत क्या कहता है? जो दक्षिणी भाग है ये मगध का भाग है, और जो उत्तरी भाग है ये विदेह राज्य है यहाँ पे। ठीक है, मगध की राजधानी राजगीर अथवा राजगृह थी। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, न जाने कितनी बारी आ चुका एग्जाम में कि मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर या उसी को ही राजगृह भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग बृहद्रथ वंश को। ठीक है, बृहद्रथ वंश क्या है? तो देखिए महाभारत तथा पुराणों के अनुसार चेदी राज वसु के पुत्र बृहद्रथ तथा द्वारा बृहद्रथ वंश की स्थापना की गई थी। तो ये तो याद ही हो जाएगा कि बृहद्रथ वंश की स्थापना किन्होंने की थी? तो बृहद्रथ ने की थी। इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा जरासंध था। कौन था दोस्तों? तो जरासंध इस
वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। जरासंध का विवाह जो है वो मथुरा की राजा कंस की बहन से हुआ था। जरासंध का विवाह जो मथुरा के राजा कंस थे उनकी बहन से हुआ था। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को मल्ल युद्ध में पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, महाभारत में ऐसा कहा गया है कि श्री कृष्ण की सहायता से जो पांडव पुत्र थे, पांडव जो पुत्र भीम थे, उन्होंने क्या किया था, जरासंध को मल्ल युद्ध में पराजित कर दिया था। बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था। ये याद रखिएगा दोस्तों, बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा कौन था, तो रिपुंजय था। वह एक कमजोर व अयोग्य शासक था। उसकी मंत्री पुलिक ने उसकी हत्या करवाकर अपने पुत्र को राजा बना दिया था। जो ये रिपुंजय था ना, वो बहुत ही कमजोर और अयोग्य शासक था। इसी का मंत्री था पुलिक। उसने अपने पुत्र की सहायता से इसकी हत्या कर दी और अपने पुत्र को राजा बना दिया। चलिए दोस्तों, देखते हैं मगध साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा एक डायग्राम में। देखिए, मगध साम्राज्य, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान देंगे। अब उसके बाद है मगध साम्राज्य में देखिए कितने वंश हुए, तो एक मगध साम्राज्य में हुआ हर्यंक वंश, एक शिशुनाग वंश, एक हुआ नंद वंश। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको एलाबोरेट करते हैं। तो देखिए, ये जो हर्यक वंश था ये बौद्ध धर्म के समर्थक थे। हर्यक वंश वाले जो थे ये बौद्ध धर्म के समर्थक थे और नंद वंश के जो हुए राजा वो जैन धर्म के समर्थक थे। तो ध्यान दीजिएगा, हर्यक वंश के राजा जो थे वो बौद्ध धर्म के समर्थक थे और नंद वंश के राजा जैन धर्म के समर्थक थे। अब हम लोग एक एक करके इसे इलाबोरेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हर्यक वंश के बारे में आते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये जो हर्यक वंश है इसके संस्थापक बिंबिसार थे। कौन थे दोस्तों? बिंबिसार इसके संस्थापक थे। मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ बिंबिसार और बिंदुसार में, तो कृपया आप लोग ध्यान देंगे कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये बिंबिसार थे। और इनको पितृहंता पुत्र भी कहा जाता है। तो देखिए, ये जो अजात शत्रु हुए, इनका जो था ना, मतलब बिंबिसार का बेटा जो है उसको पितृहंता कहा जाता है। तो बिंबिसार का बेटा जो था वो अजात शत्रु था। ठीक है, वो कब से कब तक रहा था, मतलब इसका क्या साम्राज्य रहा था इस समय का, तो ये रहा था 493 से 61 ईसा पूर्व तक। और ये अजात शत्रु की जो माता थी उसका नाम चेलन्ना था और इसकी पत्नी का नाम वाजिरा था, जो कि प्रसेनजीत की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी दोस्तों? वो प्रसेनजीत की पुत्री थी। मतलब अजात शत्रु जो था वो प्रसेनजीत का दामाद था। ठीक है, उसके बाद प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। प्रथम बौद्ध कहाँ पे हुआ था? तो अभी हम लोगों ने देखा था दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी और जो प्रथम बौद्ध संगति थी वो राजगीर में हुई थी। राजगीर में कहाँ पे दोस्तों? तो सप्तकर्णी की गुफा है, वहाँ पे हुआ था और महाकश्यप के नेतृत्व में हुआ था। किनके नेतृत्व में हुआ था? तो महाकश्यप के नेतृत्व में हुआ था। बुद्ध की शिक्षा विभक्त हो गई थी। इसी में क्या हुई, बुद्ध की जो शिक्षा थी उसे डिवाइड कर दिया गया सूत पिटक और विनय पिटक में। तो इतने में आप क्या ध्यान रखेंगे, जो हर्यक वंश था उसके संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे और उसका पुत्र अजात शत्रु हुआ जिसने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पे बैठा था वो। ठीक है, चलिए देखिए, अब पितृहंता पुत्र के बारे में ये और आगे देखते हैं। तो ये क्या है, और ये जो अजात शत्रु था उसका बेटा हुआ उदायन। ठीक है, उदायन जो जैन धर्म का समर्थक था। ध्यान दीजिएगा, जो अजात शत्रु तक चलता आया वो सब बौद्ध धर्म के समर्थक थे, लेकिन जो उदायन हुआ वो जैन धर्म का समर्थक था। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, एक सेकंड,
हाँ दोस्तों, तो ये उदायन जो है इस कहा जाता है कि इसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके ही राजगद्दी को हासिल किया था। और ये उदायन जैन धर्म का समर्थक था और इसकी जो राजधानी थी इसने परिवर्तन किया था। देखिए, जो हर्यक वंश की राजधानी थी वो राजगृह थी, लेकिन उदायन ने क्या किया, राजगृह से पाटलिपुत्र ले आया अपनी राजधानी को। ठीक है, जिसे अभी हम लोग वर्तमान में पटना कहते हैं ना, तो राजगीर से उठा के अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया, जो कि गंगा नदी सोन नदी के संगम पर अवस्थित है। ठीक है, और इस उदायन के 3 पुत्र हुए, एक हुआ अनिरुद्ध, एक हुआ मुंडक और एक हुआ नागदशक, जो कि अंतिम शासक हुआ। ठीक है, जो इसका अंतिम शासक हुआ हर्यक वंश का, वो कौन सा था अंतिम शासक, तो नागदशक था, जो कि उदायन का पुत्र था। चलिए दोस्तों, देखते हैं अब हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में। तो हर्यक वंश के बारे में हम लोगों ने देख लिया, अब आते हैं शिशुनाग वंश। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। इसका विवरण, हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को एक योग्य अमात्य ने अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की नींव रखी थी। जो अभी हम लोगों ने देखा ना, जो अंतिम नागदशक था राजा, मतलब जो अंतिम शासक हुआ हर्यक वंश का, तो उसी नागदशक को अपदस्थ करके शिशुनाग जो है, अंतिम शासक नागदशक को अपदस्थ करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जो शिशुनाग वंश है दोस्तों, इसकी राजधानी वैशाली थी। कहाँ पे थी दोस्तों, इसकी राजधानी वैशाली थी। और काल अशोक या काकवर्ण जो हुआ इसके बाद, देखिए जो शिशुनाग वंश में नागदशक के बाद, शिशुनाग जो था उसके बाद कौन राजा आया, तो काल अशोक आया। ठीक है, काल अशोक, इसी को काकवर्ण भी कहा जाता है। इसने अपनी राजधानी क्या कर दिया, तो पहले जो वैशाली राजधानी थी उसे बदल के पाटलिपुत्रा कर दिया। कहाँ कर दिया दोस्तों, पाटलिपुत्रा। और द्वितीय बौद्ध संगति यहीं पे हुई थी, आपको पता होगा वैशाली में, लेकिन काल अशोक के समय में ही हुआ था। और इसका आयोजन वैशाली में सावक मीर की अध्यक्षता में हुई थी। याद रखिएगा, पहली वाली बौद्ध संगति का आयोजन महाकश्यप की अध्यक्षता में और दूसरी वाली की सावक मीर की अध्यक्षता में हुई थी। और इसमें भी बौद्ध संघ को 2 भागों में, देखिए पिछले वाले में बौद्ध शिक्षा को 2 भागों में विभक्त किया गया था, इसमें बौद्ध संघ को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया, एक स्थविर, एक महासंघिक। ठीक है, मैं बौद्ध संघ को अच्छे से इलाबोरेट करके बौद्ध और जैन धर्म को पढ़ाऊंगी, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक का नाम नंदीवर्धन था। क्या था, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान देंगे। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक का नाम नंदीवर्धन था। उसके बाद चलिए अब हम लोग देखते हैं नंद वंश के बारे में। तो नंद वंश जो था वो जैन धर्म का समर्थक था। इसके जो नंद वंश के संस्थापक थे वो महापद्म नंद थे। कौन थे दोस्तों, महापद्म नंद। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि महापद्म नंद को एक राट या एक छत्र की उपाधि मिली थी। तो पूछा जाएगा एक राट की उपाधि किसे मिली थी, तो वो मिली थी महापद्मनंद को। महापद्मनंद कौन थे, तो नंद वंश के संस्थापक थे। और भार्गव ने इन्हें परशुराम का अवतार बताया था। भार्गव ने इन्हें क्या बताया था, तो परशुराम का अवतार बताया था महापद्मनंद को। और सर्व क्षत्रांतक ने क्षत्रियों का नाश करने वाला बताया है इन्हें। उसके बाद इनके मित्र कौन थे, तो व्याकरणाचार्य पाणिनि ने, व्याकरण के जो आचार्य थे पाणिनि, वो इनके मित्र थे महापद्मनंद के। उसके बाद देखिए महापद्मनंद के 8 पुत्र हुए थे। 100 वर्षों का शासन चला था इस 8 पुत्रों के द्वारा। तो देखिए, एक पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोवीसानक, 10 सिद्धक, कैवर्त, धनानंद, ये सब इनके पुत्र थे। तो इतना नहीं याद रखिएगा, इसमें जो धनानंद है ना, इनके 8वें पुत्र, इनके बारे में ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों क्या है,
धनानंद जो था वो अंतिम शासक हुआ, नंद वंश का अंतिम शासक हुआ। सिकंदर का समकालीन था, बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आ चुका है एग्जाम में बीपीएससी में कि धनानंद किसका समकालीन था, तो वो सिकंदर का समकालीन था। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की। अब समझ में आ गया कि मौर्य वंश की स्थापना कैसी हुई। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की धनानंद को मार के, किसकी सहायता से, तो चाणक्य की सहायता से। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग हर्यक वंश के बारे में आज देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश का है बृहद्रथ वंश के अंतिम शासक रिपुंजय की हत्या करके बिंबिसार सत्तासीन हुआ। हर्यक वंश में क्या हुआ, तो उससे पहले जो बृहद्रथ वंश था उसके शासक रिपुंजय की हत्या करके हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार द्वारा की गई। बिंबिसार एक कूटनीतिज्ञ के साथ साथ योद्धा भी था। बिंबिसार ने कूटनीति के अंतर्गत अनेक राज्यों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बिंबिसार तो कूटनीति के साथ क्या करता था कि बहुत सारे राज्यों में विवाह करके वहाँ की रानियों से उसके साथ एक रिलेशन बना लेता था, उन सारे राज्यों के साथ अच्छे संबंध। उसने लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चेलन्ना, कौशल नरेश परसेनजीत की बहन कोसला देवी एवं मद्र राज की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया था। बिंबिसार को कौशल नरेश द्वारा दहेज में कसिया ग्राम, जो आधुनिक का काशी है ना दोस्तों, वो दिया गया था कौशल नरेश के द्वारा बिंबिसार को। तो बिंबिसार के बारे में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसने हर्यक वंश की स्थापना की थी और साथ ही साथ ना इसने विवाह नीति को अपनाया था। विवाह नीति अर्थात कि ये ना मतलब बहुत सारे राज्यों की रानियों के साथ विवाह करके वो सब कुछ देते थे इन सबको दहेज में कुछ क्षेत्र, तो एक बड़ा सा साम्राज्य का विस्तार करने लगा ये। तो इसने किस किस से विवाह किया था, तो देखिए इसने लिच्छवी के जो राजा थे चेटक, उनकी पुत्री चेलन्ना से विवाह किया। कौशल के जो राजा थे प्रसेनजीत, उसकी बहन कोसला से विवाह किया। मद्र के राजा जो थे उनकी बेटी क्षेमा के साथ विवाह किया। और जो ये कौशल के राजा थे ना दोस्तों प्रसेनजीत, उन्होंने बिंबिसार को कसिया ग्राम दिया था दहेज में। उसके बाद बिंबिसार ने अंगराज पे अधिकार कर लिया। ये तो हम लोगों ने शुरुआत में देखा ना कि बिंबिसार ने क्या किया, अंगराज पे अपना अधिकार करके अंग को मगध राज में मिला लिया तथा मगध की राजधानी राजगीर में स्थापित कर दी। और क्या कर दिया, मगध की राजधानी को राजगीर बना दिया। बिंबिसार के शासनकाल में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। बिंबिसार ने अवंती राज के शासक चंड प्रद्युत की चिकित्सा हेतु अपने राज वैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड कि किसने अपने राज वैद्य को मतलब भेजा था उज्जैन, तो ये बिंबिसार ने भेजा था, जिससे दोनों राज्यों में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए थे। कौन कौन राज्य में दोस्तों, तो अवंती में और जो हर्यक वंश का ये बिंबिसार वाला राज्य था, इन दोनों में अच्छे संबंध स्थापित हुए थे। उसके बाद देखिए क्या है कि बिंबिसार भारतीय इतिहास का पहला शासक था जिसने अस्थाई सेना रखी थी, इसीलिए उसे सेनीय नाम से संबोधित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बिंबिसार पहला राजा था जिसने भारतीय इतिहास में अस्थाई सेना रखने का कार्य शुरू किया था, इसीलिए बिंबिसार को सेनीय नाम भी दिया जाता है। बिंबिसार ने पहली बार अपनी सेना में हाथियों का प्रयोग किया था। ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पहली बार युद्ध में अपनी सेना में हाथियों का प्रयोग किसने किया था, तो बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार का शासनकाल 544 से 492 ईसा पूर्व है कि मध्य माना जाता है। बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, परंतु उनके कनिष्ठ पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी गृह में डाल के स्वयं शासक बन गया। तो बिंबिसार अपने बड़े बेटे जो थे
उसे दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन बिंबिसार का जो छोटा बेटा था जिसका नाम अजातशत्रु था, जिसको पितृहंता भी कहा जाता है, उसने क्या किया, बिंबिसार की हत्या करके खुद राजगद्दी पे बैठ गया। अब देखिए अजातशत्रु के बारे में ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अजातशत्रु का शासनकाल 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अजातशत्रु ने कौशल नरेश प्रसेनजीत को युद्ध में हराकर संधि हेतु बाध्य किया तथा उनकी पुत्र बाजीरा से विवाह करके काशी क्षेत्र को दहेज में प्राप्त कर लिया। देखिए इससे पहले इसके जो पिता थे वो विवाह करके अपना राज साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, लेकिन अजातशत्रु ने क्या किया, तो उसने प्रसेनजीत जो कौशल के राजा थे उसको युद्ध में हरा के और उसकी पुत्री बाजीरा से विवाह कर लिया और दहेज में काशी क्षेत्र को ले लिया। ठीक है, अजातशत्रु ने। उसके बाद देखिए अजातशत्रु का दूसरा युद्ध वैशाली में हुआ। इस युद्ध के क्रम में उसने पाटली ग्राम में एक सैन्य छावनी का निर्माण करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसने दूसरा युद्ध वैशाली से किया था और इस युद्ध में उसने क्या किया, पाटली ग्राम में एक सैन्य छावनी का निर्माण कराया जो कि कालांतर में पाटलिपुत्रा कहलाया और मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था इसने इसको। उसके बाद बज्जी संघ में फूट डलवाने में अजातशत्रु के मंत्री बस्कार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो बज्जी संघ था ना दोस्तों, उसमें क्या किया, अजातशत्रु का मंत्री था बस्कार, उसने फूट डलवा दी थी। अजातशत्रु ने महाशिला कंटक तथा रथ मूसल जैसे नवीन शास्त्रों का प्रयोग किया तथा राजगृह की किलेबंदी भी करवाई। उसके बाद है अजातशत्रु के पश्चात उदयन मगध का राजा बना। कौन बना दोस्तों, उदयन मगध का राजा बना, जिसने सोन, गंगा और पुनपुन नदी के घेरे पे पाटलिपुत्र नगर को मगध की राजधानी बनाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, उदयन ने ही पटना, जो अभी मतलब पटना है वर्तमान में, तो वो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है वो उदयन ने ही की थी। और ये कौन कौन से नदी के तट पे है, तो देखिए 3 नदी, सोन, गंगा और पुनपुन नदी के तट पे है पाटलिपुत्रा। इसे किसकी स्थापना की थी और इसी को अपनी मगध की राजधानी भी बना लिया था। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग आगे शिशुनाग वंश के साथ। धन्यवाद।